मिल रही है आपको? मुझे मिल रही है सर आपकी आवाज। आप सुन पा रहे जी हैं हमें? हाँ जी हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर हाँ लूं, सर। गर्ग साहब के पास फिर जाइएगा। ठीक है। मैं बस एक बिंदु कहूंगा। ठीक है। गर्ग साहब ने हमारे इनको राम विरोधी कहने पर और इस बात पर भी आपत्ति जताई कि हम ही हिंदू हैं क्या? हिंदू तो गर्ग साहब भी 8 घंटे पूजा करने वाले हिंदू हैं। हो सकता है आप पूजा करते भी हों, आपका व्यक्तिगत मामला है, परंतु आपकी पार्टी आपके नेताओं का सार्वजनिक रूप से सनातन धर्म को समाप्त करने का नारा देने वालों के साथ खड़ा होना कहां साबित करता है कि आप हिंदू हैं या हिंदुत्व की चिंता करने वाले हैं? आप सत्ता में थे, भगवान श्री राम और राम सेतु के सवाल पर एफिडेविट देकर जिस पार्टी ने यह कहा हो हाँ कि जी। राम काल्पनिक हैं, राम हुए थे भी कि नहीं ये हमको नहीं मालूम, उस पार्टी को राम वाली पार्टी कैसे मान लेंगे? उसको हम विनय सनातन की जी समर्थक कहा, पार्टी कैसे मान विनय लेंगे? जी एक कहा सेकंड बजरंग घुमा जी, रहे आपके सवाल हो। का जवाब दे आ रहा गया हूं, गर्ग प्लीज सवाल। प्लीज प्लीज, विनय मुझे जी, 2 बातें कह लेने नहीं नहीं, दीजिए कह फिर लेने, आप। खुल के बजरंग बात जी कर जो लेने आपने दो कहा सर। था उसका बात उत्तर दे रहा होने हूं केवल। दीजिए, बजरंग जी मुद्दे प्लीज की बात ऐसे नहीं करो भाई, ना। आपकी बारी में मैं नहीं बोला था ना आपने बजरंग जी। कहा अरे मैंने गर्ग साहब जवाब आपका ही बजरंग करने जी आ रहा आपकी हूँ बारी आपके में मैं पास। नहीं अगला बोला सवाल था आपसे लेना है महाराज। मुझे, बहुत जरूरी सवाल है। अब मुझे 2 मिनट केवल और रुक जाइए मुझे थोड़ा सा। 2-3 वाक्य और कह लेने दीजिए। नितांत व्यक्तिगत बात है क्योंकि, लेकिन ये हिंदू और हिंदुत्व की बात करने लगे हैं बजरंग जी, मैंने तो जिक्र नहीं छेड़ा था। मैं याद कराना चाहता हूं, दिखाने के लिए चुनाव के समय राहुल गांधी भी अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताने लगते हैं, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर मंदिर में दंडवत होने लगते हैं, लेकिन हकीकत में वे ये कहते हैं कि मैं मंदिर में जाने को और देवताओं के सामने झुकने को ठीक नहीं मानता। ये वही राहुल गांधी है ना जिनके पितामह राजीव जी के पिताजी वो एक कब्र में दफन हैं, जिनकी माता जी एक चर्च की फॉलोअर हैं, और ये अपने आप को केवल और केवल गुमराह करने के लिए ब्राह्मण भी बताने लगते हैं, दत्तात्रेय गोत्र का भी बताने लगते हैं। विनय तो जी, ये फर्जी ये नकली व्यक्तिगत टिप्पणी हिंदुत्ववादी ना या करें तो हिंदू ठीक होने का रहेगा। ढोंग करने वाले हिंदू ये समाज से चोट विनय जी खाएंगे, इनको लगातार समझा दो, पिटेंगे, जब तक व्यक्तिगत ढोंग टिप्पणी ना रचेंगे, करें। जब तक ये झूठ ये बोलेंगे, ये लोग ही तब करते तक हैं, छलेंगे, ये तब लोग, तक इनका ठोके यही तो वो जाएंगे, झूठ काम है, बोल तब रहे तक हैं, जो भी पीटे कर रहे हैं। चलिए जाएंगे, वो बात नहीं तब है, तक यही परिणामों काम के है। तौर पर देश की बात जनता करिए। करती रहेगी। ठीक है गर्ग साहब आगे आपका नंबर आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। अब मैं इस चीज की बात कर रहा था सर कि देखिए, मंथन आप करने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको स्वीकारना भी होगा। चाहे वो गुटबाजी की बात कर लीजिए, जिन मुद्दों को आप उठाने की बात कर रहे हैं, उन मुद्दों को शायद उस तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं, उस पर आप मंथन कीजिए। आपको नए तरीके से क्या उस रणनीति जो आपने बनाई है या बना रहे हैं, या फाइनल रणनीति जो बनेगी उसमें बदलाव करने, उन चीजों पर बात करने की जरूरत है। गर्ग साहब, ये जो चीजें हैं, जो आरोप प्रत्यारोप ये चल रहा है, आज के दिन तो कम से कम उस चीज पर बात होनी चाहिए, क्या कमजोरियां क्या मजबूती। बिल्कुल, मैं मुद्दे की बात ही करता हूं हमेशा। जी। जब कोई सामने वाला इधर उधर की बात करता है, भावना की भड़काने की बात करता है, व्यक्ति की टिप्पणी करता है, जब मजबूरी में कहना पड़ता है। जनता को जनादेश जो दिया, जनता ने दिया है, उसका हम आदर करते हैं। हमारी जो कमी रही होगी हम उसका मंथन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां नो बिल्कुल स्पीकर को लिखा जब ओके है, स्पीकर बंद है भाई, स्पीकर नहीं आप बात पूरी करिए, आपकी आवाज सही आ रही है। अब बंद हो गया। मैं कह रहा हूँ, ये बात ठीक बात है। हाँ, आपने अच्छी बात की है। हमें पार्टी ने मंथन करने की जरूरत है। हमें नए सिरे से मंथन करेंगे। पब्लिक के बीच हमेशा रहे हैं, और जो हमने जो काम किए हैं, जो काम हम करने जा रहे हैं, वो जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है, इस बात को मैं एग्री करता हूँ। जो हम जनता तक पूरी हमारी बात नहीं पहुंच पाई, और भारतीय जनता पार्टी जनता को बरगलाने में, अपना झूठ बेचने में ये लोग कामयाब हो गए। मैं यही कहना चाहता था कि हमारी स्थिति क्या है, हम सच की लड़ाई लड़ते हैं, हम हारे जीते इसका कोई हमारे लिए फर्क नहीं। हमने कभी भी झूठ की राजनीति नहीं की, कभी जनता को बरगलाने का काम नहीं किया, झूठी घोषणाएं, झूठे वायदे नहीं किए। जो हमने घोषणाएं की आपके सामने काम किया ना सर आपने, तो फिर वो काम को समझ क्यों नहीं रही जनता?
मैं यही बताना चाहता हूँ बीने भाई जी, मैं खुद कह रहा हूँ हमारी कमी रही। हाँ। हम जो है हमारी बात को ठीक ढंग तक जनता तक नहीं पहुंचा पाए, इस बात के लिए हमारी कमी रही। इसी बात को तो हम मंथन करेंगे, हमारी कमी कैसे रही, हम हमारी बात जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाए, जो हमारी जीत होनी थी वो हार में कैसे बदल रही है, ये हमें मंथन करने की जरूरत है। जो कमियां रही है हम उसको पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और 2024 के अंदर बेस्ट बढ़िया रिजल्ट लाएंगे। केंद्र के अंदर भी ज्वाइंट सरकार बनाएंगे, साझा मोर्चा सरकार बनाएंगे। हरियाणा के अंदर भारी बहुमत से, दावे के साथ कह रहा हूं, मैं भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। क्योंकि आज देखोगे बेरोजगारी से लोग दुखी है, महंगाई से लोग दुखी है, क्राइम के मामले में हरियाणा नंबर 1। ये सब नारे आपने राजस्थान में भी लगाए थे, छत्तीसगढ़ में भी लगाए थे, मध्य प्रदेश में भी लगाए थे। भ्रष्टाचार के हरियाणा अलग है, हरियाणा स्टेट की मामला अलग है, हिमाचल का अलग है, मध्य प्रदेश का लेकिन ये अलग है। 3 राज्य मौका थे सर कांग्रेस के पास, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये मौका थे, वो मौका खो दिया आपने। अब तो बारी अब हरियाणा प्रदेश की है, अब उस पर देखना पड़ेगा कितना वर्कआउट आप लोग करते हैं। मध्य प्रदेश में 1.5 साल ये राज कर चुके थे पहले, छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे, वहां भ्रष्टाचार इनसे रुका नहीं, वहां इनसे रोजगार दिया नहीं गया, वहां इनसे महंगाई रुकी नहीं, और देश में रोक लेंगे। कैसे विचित्र बात करते हो बजरंग जी आप। सैकड़ों मजदूर आपने मरवा दिए, कितना हास्यास्पद। चलिए ठीक है अमित जी, आप अगर देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति हुई है सर, अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी के जो मंत्री थे वो हारे थे, अब वही मंत्री चुनाव जीते हैं और कांग्रेस के मंत्री अब हारते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जनता ने जिन पर पहले अविश्वास जताया उन पर दोबारा से विश्वास जताया है। तो इसको हम क्या मानकर चले, क्या जनता पछता रही थी कांग्रेस को लाकर, तो उनको मौका मिला और उन्होंने मौके में चौका मार दिया? निश्चित रूप से ये ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति देखिए छत्तीसगढ़ में एक बड़ा उलटफेर हुआ, उसमें कैबिनेट मंत्री हारे हैं जिस प्रकार से वो लगता है। हालांकि लग रहा था कि भूपेश बघेल अच्छा काम कर रहे हैं, उनका प्रचार खूब था, लेकिन वो कहीं अब वोटों में तब्दील होता हुआ वो प्रचार नजर नहीं आया, और इसी वजह से ही उनकी कैबिनेट के 7-8 मंत्री जो हैं वो हार गए हैं। और खुद भी वो उतार चढ़ाव के साथ रहे, कभी विजय बघेल आगे रहे, कभी भूपेश बघेल अपनी सीट से पीछे चलते रहे। तो ऐसी स्थिति रही। जैसा आपने पहले कहा राजश्री की, पिछली बार जो 2018 में रमन सिंह के कैबिनेट के कई मंत्री हार गए थे, और उसी तरह की हार जो है अब भूपेश बघेल के कैबिनेट के सदस्यों को मिली है। राजस्थान में भी ऐसी स्थिति हुई है, करीब 11 मंत्री अशोक गहलोत कैबिनेट के वो पराजित हुए हैं और अच्छे खासे मार्जिन से उन्हें हार मिली है। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें जनता ने नकार दिया? हरियाणा में भी ऐसी स्थिति हुई थी, हरियाणा में भी कई मंत्री क्या तकरीबन सभी मंत्री हार गए थे और मुख्यमंत्री अकेले उस समय चुनाव जीत कर आए थे, और कई तो जमानत बचानी भी मुश्किल हो गई थी। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जमानत नहीं बचा पाए थे। तो ऐसी स्थिति रहती है। तो इसे क्या कहा जाए? इसे एंटी इनकम्बेंसी इसी को नाम दिया गया है, संभवतः यही लगता है छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम को देखने के बाद और राजस्थान के चुनाव परिणाम को देखने वाला। हालांकि मध्य प्रदेश में इस प्रकार का जो फैक्टर वो कम नजर आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासी तासीर अलग तरह की है, वहां काडर एक अलग तरह का काम करता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। लेकिन छत्तीसगढ़ में लोगों की नाराजगी किस रूप में थी, यह ना तो एग्जिट पोल की कोई एजेंसियां पकड़ पाई, उन्होंने एग्जिट पोल में बम्पर जो जीत का दावा किया, पूर्ण बहुमत का दावा किया भूपेश बघेल सरकार का, क्योंकि उनकी योजनाओं का एक तरह से आभा मंडल इतना बड़ा बना रखा था जिसे तोड़ने में शायद एग्जिट पोल भी उसमें भेद नहीं पाया, और इसी वजह से उनका एग्जिट पोल का परिणाम बिल्कुल ही गलत गया है, उलट गया है। मध्य प्रदेश के मामले में हालांकि कुछ स्थिति सुखद रही। शिवराज सिंह का मामला था, शिवराज सिंह ने लास्ट मूवमेंट में भी कई इस प्रकार की योजनाओं को, जैसे लाडली बहन योजना, उनकी मैं बड़ी कारगर योजना मानता हूं। हालांकि राजस्थान के मामले में योजनाओं की जो गारंटी थी वो फ्लॉप साबित हुई है, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे पुरानी पेंशन की बात कर लें या चिरंजीवी योजना की या दूसरी तमाम योजनाओं की, उन पर क्या भारी पड़ा।
एक और अभी जब प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है, प्रबुद्ध प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, लगातार चीजों को देखते भी हैं, तो ये भी खुद समझ सकते होंगे कि जिस प्रकार से आचार्य प्रमोद का एक ट्वीट देख रहे थे, उन्होंने कहा सनातन के श्राप से हार मिली, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सनातन की जो एक अवहेलना जो कई बार की गई, कई बार उसके ऊपर प्रहार करने की कोशिश की गई पूरे देश में, चाहे साउथ की बात कर ले वहां भी इस प्रकार की स्थिति रही, तो सनातन संस्कृति पर जब हमले हुए उसका कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है, और यही स्थिति रही। अब राजस्थान में प्रयोग के रूप में देख लीजिए, कई धर्म गुरुओं को वहां से उतारा गया चुनाव मैदान में, और उन्होंने जीत भी दर्ज की है। देखिए ना सर, तिजारा का देखिए आप, बिल्कुल मतलब तिजारा के साथ साथ सिरोही में देख लीजिए, पोखरण में देख लीजिए, हवा महल में भी देख लीजिए। हवा महल मुस्लिम बहुल इलाका है राजस्थान का, और वहां एक प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने वहां से आचार्य बाल मुकुंद को चुनाव मैदान में उतारा। अपने पुराने जो उम्मीदवार थे उन्हें बदल दिया था, लेकिन उन्होंने भी वहां से जीत दर्ज की। अमित जी बने रहेगा हमारे साथ। इसी बीच मेरे वरिष्ठ सहयोगी गुलशन ग्रोवर ने बीजेपी नेता जवाहर यादव से बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवा देते हैं। 4 राज्यों में चुनावी नतीजों ने आज एक बार फिर देश को चौंका दिया है, और इस बार 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव मौजूद है। जवाहर जी, 3 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई, कैसा देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए एक ऐतिहासिक खुशी का पल है। देश को जो एक चमत्कारिक नेतृत्व प्रधानमंत्री का मिला हुआ मोदी जी के रूप में, उनके नीतियों के कारण सभी जगह हमारी सरकार बनी है। कार्यकर्ता और पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उनके गरीब कल्याण की जितनी नीतियां थी, वो जो कहीं कांग्रेस के कुशासन की भेंट चढ़ गई थी, जहां हमारे शासित राज्य थे जैसे मध्य प्रदेश, वहां उसका प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा था। इन सबके माध्यम से पुनः हमारी मध्य प्रदेश में हम अपनी सरकार कायम रखने में कामयाब रहे हैं। इसके साथ 2 राज्य जिसमें छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, अपने को वापस भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बाहर करके सत्ता लेकर आई है। तो इससे ऐतिहासिक पल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और देश के लिए नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी जी, जगत प्रकाश नड्डा जी की टीम जिस प्रकार से काम कर रही है, ये उसका एक उदाहरण है। शुरुआती रुझान में कड़ा मुकाबला आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग चलती रही तो चुनावी नतीजे कुछ और जो है साबित हुए हैं। क्या लगता है कि जो जनता जनार्दन ने जो इतना मैंडेट दिया है, इसको किस तरह से देखते हैं, और कौन सी नीतियां ज्यादा प्रभावित रही इन इलाकों में? देखिए, सबसे बड़ा मैं विषय मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी में और अन्य राजनीतिक दलों में, वो है विश्वास का, विश्वसनीयता का। देश नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों पर विश्वास करता है। कांग्रेस और अन्य विपक्ष दल में वहां विश्वास का संकट है। राहुल गांधी को लोग अभी तक कांग्रेस के नेता में भी उसको नेता मानने में संकोच महसूस करते हैं। केजरीवाल जिस तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई उनकी सरकारें हैं और उनके मंत्री जेल के अंदर है, उसके बाद भी वो ईमानदारी की बात करते हैं, तो वो एक जो विकल्प पहले किसी समय लगा था वो खत्म हो चुका कि वो केवल लोगों को ठगने का काम करते हैं। अगर लोगों के लिए, गरीब कल्याण के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अगड़ों के लिए जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको लेकर काम करती हैं, तो वो मोदी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक सरकारें हैं, हरियाणा में खट्टर सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गरीब कल्याण को समर्पित है, उसके लिए काम करता है। इस चुनाव का आने वाले लोकसभा और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कितना असर देखते हैं? देखिए, मेरे पास आज मैंने सुबह के अखबार देखे तो उसमें एक कटिंग मैंने इसलिए ली थी कि मुझे पता था ये थोड़ी देर बाद काम आएगी, जिसमें खुद कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव 2024 को तय करेगा। हमने तो कहा नहीं, और ये 2024 को तय करेगा, मतलब 2024 में खुद विपक्ष के मित्र कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की, हरियाणा में खट्टर साहब की और महाराष्ट्र में बीजेपी की फिर से गूंज होगी।
राजस्थान में कह रहे हैं कि खुद कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि यदि सचिन पायलट को चेहरा बनाया जाता तो नतीजे कुछ और होते। चलिए, तो कांग्रेस है, वो तय करे। हमने नीतियों के आधार पर, सरकार के कुशासन के आधार पर राजस्थान जीता है, और जो मोदी जी के जो कार्य है, केंद्र की जो योजनाएं हैं, उसके आधार पर राजस्थान जीत गया है। वो किसको बनाते नहीं बनाते, वो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कांग्रेस के हर नेतृत्व को हराने में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सक्षम है। 3 राज्यों में तो बना ली आपने सरकार, लेकिन तेलंगाना में आप नहीं बना पाए, क्या वजह रही? तेलंगाना में हम पहले भी विशेष नहीं थे। हम चाहते हैं कि हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बने, वहां में और ज्यादा मेहनत। सुने, इस वक्त मेरे सहयोगी रवि कालीरमन बीजेपी कार्यालय में मौजूद है दिल्ली के। क्या कुछ चल रहा है वहां पर, वो भी तस्वीरें देख लेते हैं। जश्न का माहौल तो नजर आ ही रहा है और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रखे हैं। तस्वीरों में देख पा रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा, जो कटआउट है उसकी पूजा यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट जो है वो बनाया गया है और उसकी पूजा करते हुए तमाम जो लोग हैं यहाँ नजर आ रहे हैं। बात करते हैं कहाँ से आए हैं और किस प्रकार से पूजा अर्चना जो है वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो दूध जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट पर यहाँ भी चढ़ाया जा रहा है। और कहाँ से आए हैं आप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट की पूजा कर रहे हैं? क्या आपके मन में श्रद्धा है ऐसी जिसको लेकर ये पूजा आपकी है? श्रद्धा, ये रतन रंजन मेरा नाम हुआ और बिहार वैशाली जिले का रहने वाला हूँ। और जो मुझे ऊर्जा मिलती है साइकिल से चलने की, वो हमारे प्रभु, हमारे मार्गदर्शन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलती है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी देश में विकास कर रहे हैं, देश का मान सम्मान बढ़ रहे हैं, इसमें हमारे लिए खुशी की बात है। और जब से नरेंद्र मोदी जी को जनता ने सेवा करने का मौका दिया है, नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं सबके लिए होती है, सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं, तो तमाम तरीके से जनता खुश है। साइकिल से चलते हैं, कहाँ कहाँ घूम करके यहाँ पहुँचे हैं आप? साइकिल से मैं चला था बिहार वैशाली जिले से मध्य प्रदेश गया, मध्य प्रदेश से कई जिलों में गया, कई सारे गांवों में गया, गांव में रुका, रात्रि विश्राम किया, जहां जो है कि उसी समय मुझे आभास हो गया था कि एमपी के मन में मोदी जी है, मोदी जी के एमपी के मन में है। उसके बाद मैं राजस्थान गया, राजस्थान में भी जो है कि कई महीनों में रहा, गांव गया, तो ये लगा कि राजस्थान में जब उस समय वर्तमान जो सरकार कांग्रेस की थी, इससे जनता पूरे तरीके से परेशान हो चुकी थी। जनता में काफी डर का माहौल था, भय का माहौल था, अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार पूरे तरीके से बढ़ रहे थे। भरोसा उठ गया था, जनता रो रही थी कि इस बार जो है कि हम लोग भाजपा पे भरोसा करेंगे और डबल इंजन की सरकार जो है कि, तो पूरे तरीके से उस समय लगा कि राजस्थान जो है कि मोदी जी के साथ है पूरे तरीके से। आज जो रिजल्ट आया है 2024 में, इसी प्रकार के रिजल्ट देख रहे हैं आप लोग? ये तो टेलर है, अभी 2024 में तो इस तरह की रिजल्ट आएगी जो पूरे विश्व में डंका बजेगा, विश्व रिकॉर्ड होगा उस समय जो ये होगा। तो ये तो पूरे तरीके से हम लोग तय है, देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को फिर से सेवा करने का मौका देगी। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि सुबह से विपक्ष जिस तरह से जो है फूल मालाओं में पैसा बर्बाद किया है, उनको नहीं करना चाहिए था। मिठाई उनका बर्बाद हो जाएगा, फूल माला बर्बाद हो जाएगा, ढोल नगारे का पैसा सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भाजपा पे भरोसा कर रही है। भाजपा मतलब गारंटी, विश्वास। बिल्कुल, देखिए भाजपा मतलब गारंटी और गारंटी मतलब विश्वास, और इसी के नारे के साथ तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग अंदाज में जो है इस जीत का जश्न जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने तस्वीरों में देखा किस प्रकार से एक युवक बिहार से चल करके मध्य प्रदेश गया साइकिल से, और साइकिल से ही राजस्थान में कुछ गाँव में, कुछ शहरों में घूमा, और जिसके बाद उनका आकलन यही था कि भारतीय जनता पार्टी की इन तमाम जो राज्य हैं इनमें सरकार बनने वाली है और 2024 को लेकर इस जो जीत को वो ट्रेलर बताते हुए नजर आए। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। चलिए, लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए, काफी देर से बने हुए हैं, तंवर जी हमारे साथ और पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी अंश वत्स से हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में यहाँ पर जश्न मनाया गया, इसी बीच प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। विनय जी, अभी अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवा देते हैं। ये जीत खास है, देश को मोदी जी पर विश्वास है। पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और इन चुनावों में भी
ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, ये इस तरह चिपका है कि महादेव ऐप के बाद तो और चिपका है। वहीं पर राजस्थान की महिलाओं ने मन बना लिया था कि बहुत हुआ अत्याचार और भ्रष्टाचार, अब माफ करो कांग्रेस की सरकार। कुल मिलाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर वापस मोहर लगी है। मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है और जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें थी वहां जनता ने पूरी तरह नकारा है। अब जो लोग विदेश यात्रा पर छुट्टी मनाने जाना चाहते थे वो लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। देश की जनता ने जो अपना मूड इस चुनाव के द्वारा व्यक्त किया है, विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों में बहुत अच्छी सफलता मिली है। और एक प्रकार से जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने जो नीतियां अपनाई थी उसका एक प्रकार से समर्थन देकर हमें सपोर्ट किया है। इस ऐतिहासिक विजय के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी का और विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी, उनका भी अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरा विश्वास है कि विकास की यात्रा में इन तीन राज्यों में अब डबल इंजन की सरकार आएगी तो और तेजी से विकास होगा और जनता को इसके परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। सुनने से बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर उन्होंने बधाई भी दी है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। ये जनता द्वारा दिया गया जो मैंडेट है, अभी काउंटिंग चल रही है, बहुत जल्दी सारे राज्यों की काउंटिंग पूरी हो जाएगी। मैं इसका स्वागत करता हूं और इन सब चारों राज्यों की जनता को, जनार्दन को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि उन्होंने अपने वोट का ठीक इस्तेमाल किया और ठीक अपनी चॉइस की है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने का जो एक तरीका है, कार्य पद्धति है, बिल्कुल रूट लेवल पर जाकर के पन्ना प्रमुख तक हम जो बनाते हैं उसका भी एक प्रभाव है। और अपने आप में केंद्र सरकार की नीतियां, प्रदेश सरकारों की जो नीतियां, जो उपलब्धियां, जो रूट लेवल पर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उसका भी जनता ने एक प्रकार से उसको रिकॉग्नाइज किया है, उसको पहचान दी है और उसके प्रति उनके मन में जो सद्भावना जागी है। कांग्रेस के लोग भी जिस प्रकार के नारे और जिस प्रकार की चीज़ों को उछालते रहे हैं, जनता ने उसको नकार दिया है। चाहे वो फ्री की चीज़ें देने की बात हो, चाहे गारंटी देने की बात हो, थोथे नारों से कुछ बनता नहीं हो, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है, हमेशा नारों पर ही जीवित रही है। कभी उन्होंने काम नहीं किया फील्ड पर, कभी से वो नारे लगा रहे हैं गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक उनके पास प्लानिंग नहीं है। ठीक है, तो तंवर साहब अब आपसे सवाल ले लेते हैं। बड़ी देर से इंतजार कर रहा था मैं कि एक बार प्रतिक्रियाएं सुना दूं, फिर आपके पास आऊं। ये जो फ्री वाली बात अभी जो मुख्यमंत्री जी भी कहते नजर आए और इससे बड़ा मसला बनाया जाता है आपके खिलाफ, तो खासतौर पर बिजली पानी और खासतौर पर बात करें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको आप खासतौर पर उठाते हैं, शिक्षा की आप बात कर लीजिए, इन चीज़ों को और पार्टियां भी उठाती हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं आम आदमी से बात करते हैं या फिर आपकी सोच के हिसाब से बात करते हैं तो कहते हैं कि एक अलग पहचान इस वजह से बनी है आम आदमी पार्टी की। अब क्या लगता है यहां से यही चीज क्या डिलीवर ढंग से नहीं हो पाई, और अगर डिलीवर आप कर पाए तो फिर कमी कहां रह गई? आने वाले समय में 2024 के लिए खासतौर पर किस तरह से इन चीजों को और बेहतर तरीके से डिलीवर किया जाएगा? अब यहां से क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए विनय, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता ने जितना भी प्यार और आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को दिया है, हम उसका अभिनंदन करते हैं। और निश्चित तौर पे जो हमारा वैश्विक मॉडल है, शिक्षा का, चिकित्सा का, बिजली का, पानी का, जन सुविधाओं का, और पंजाब में जिस प्रकार से हमने रोजगार दिए हैं और जिस प्रकार से विदेशी निवेश को आकर्षित किया है, वो अपने आप में रिकॉर्ड की बात है। और हम इन्हीं विषयों को लेके ना कि सिर्फ हरियाणा में अपितु समस्त राष्ट्र में जाएंगे। और अभी जो मुख्यमंत्री महोदय बात कर रहे थे और जवाहर यादव का भी जो आपने सुनाया, मैं मुख्यमंत्री जी की बात पे जो आपसे ही जिसका आप मेरे से जवाब मांग रहे हैं, आप
कांग्रेस का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी। आम आदमी पार्टी का उदय होने के बाद इनका जो भी घोषणा पत्र है उन सबको आप देख लें। हाँ। निश्चित तौर पे आपको ये दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की नीतियों का अनुसरण करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जिस प्रकार के बड़े बड़े वायदे दावे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के नेता कर रहे हैं, हाँ। मैं आपके माध्यम से इस हरियाणा प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं, जवाहर यादव जी ने जिस प्रकार से बात करी, गुड़गांवा से ही वो आते हैं, हाँ। गुड़गांवा के ही एक विधानसभा क्षेत्र में वो प्रयास भी कर रहे हैं। हाँ। मैं पूछना चाहता हूं, 1810 एकड़ का जो विषय है जिसमें 500 से ज्यादा दिन से किसान धरने पे बैठे हैं, हाँ। 1128 का जो मसला है जिसमें करीब 350 दिन से किसान धरने पे बैठे हैं, और गुड़गांवा में अस्पताल के नाम पे विगत के करीब 10 वर्षों में ईंट नहीं लगी, वो आपसे महज चंद कदमों की दूरी पे। इसके अलावा गुड़गांवा में सिवाय गुरु कमल के इन्होंने कोई विकास किया हो तो बता दे। कागजों पे बहुत विकास किया है, और आप और हम सब भुगत भोगी हैं। हल्की सी बारिश में जिस प्रकार से गुड़गांव में नाव चलनी शुरू हो जाती है, एक वैश्विक शहर को सिवाय नाम बदलने के कुछ नहीं किया, ये धरातल की सच्चाई है। और जिस तरह से बात करते हैं सारे, बड़ा चढ़ा के बहुत बात करेंगे। अभी मैं इनको बता दूं कि हरियाणा में इनकी विगत के पहले 5 साल में जब इनकी सरकार थी, हाँ। उस वक्त की क्या विफलताएं रही, और उसके बाद गठबंधन सरकार में जो विफलताएं रही। देखिए, हजारों स्कूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद किए। उसका मैं एक निकृष्टतम उदाहरण बताऊं, 105 स्कूल मिडल इन्होंने बंद किए। उन 105 में से 5 गुड़गांव के, और वो भी 5 पटौदी विधानसभा के स्कूल इन्होंने बंद किए। ये इनका विषय है। इसके अलावा स्वास्थ्य की मैं बता दूं, वो गुड़गांव का उदाहरण मैंने अभी आपको दिया। अभी परसों सारे अखबारों में कवरेज थी, फर्रुखनगर में एक मात्र 6 महीने पहले अस्पताल शुरू हुआ, और वो शिकायत करी वहां के लोगों ने, लेकिन कोई भ्रष्टाचार का पूरा प्रभाव है। चूरी है, वहां स्टोर में भी पानी जमा हो गया, मात्र 4 महीने की बात है। और जिस प्रकार से यहाँ संसाधनों की कमी है, CHC PHC में जो डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, वो सबको पता है। मुझे ज्यादा बहुत बात करते थे हम, मेडिकल कॉलेज इतने बना देंगे, हर जिले में बना देंगे, वो बता देंगे मुंह और थप्पड़ का थोड़ा ही फासला है। और बिजली का विषय, जहां तक हरियाणा में सबसे ज्यादा रेट है, दिल्ली और पंजाब में बिजली फ्री है, निश्चित तौर पर हमारा मॉडल है। और सड़क नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, जो सड़कों की बात, अगर हम राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़ दें, रुक जा भाई, रुकिए नहीं, अरे रुकिए भाई, घोषणा पत्र पढ़ा, अरे रुको भाई, घोषणा पत्र नहीं, आपकी विफलता बता रहा हूँ, आपकी विफलता बता रहा हूँ श्रीमान। सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए। सड़कों की बात सुनिए, राजमार्गों का, मैं आपके बीच में बोला, मैं आपके बीच में बोला, अरे धैर्य रखो, धैर्य रखो, अरे धैर्य रखो भाई, धैर्य रखो, अरे धैर्य रखो, आप धैर्य रखो। और ये बताओ कि इसके अलावा राजमार्गों को छोड़ के जिस प्रकार से प्रदेश के सारी सड़कें टूटी हुई हैं, ये आपको आंख खोलने की बात है। अब बात करें कृषि पे, विगत के 9 वर्ष में आपने जिस प्रकार से DAP की कालाबाजारी करवाई हरियाणा में, और आज यूरिया नहीं मिल रहा है, क्या ये आपकी विफलता नहीं? चर्चा हो रही है कि आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में चर्चा हो रही है, और युवा मामलों में, और जिस प्रकार से CMI के आंकड़े, आप हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और 75% का मुंह पे थप्पड़ लगाए ना कोर्ट का, और महिला सुरक्षा में NCRP के आंकड़ों पे गौर कर लो, इसके आगे बोल के दिखाना। और परिवार पेंशन पत्र में, अरे आपने 5 लाख से ज्यादा पेंशन काट दी, 10 लाख से ज्यादा राशन कार्ड काट दिया, और परिवार पेंशन पत्र को परेशानी पहचान पत्र बना दिया। और इसके अलावा आपने प्रॉपर्टी ID में क्या किया, आपने 58 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर दिया, और 90% से ज्यादा प्रॉपर्टी ID में त्रुटि है। आप बात करते हो, और भ्रष्टाचार में कर क्या रहे हो आपने शराब में घोटाला किया, एसटीओ में घोटाला किया, HPSC में SC अधिकारी ने घोटाला किया, और पंचायतों की सुन लो, आपके 9 साल के शासन में 4.5 साल से ज्यादा पंचायती राज का नहीं रहना। और ये नगर निगम की बता दूं, 2 साल से ज्यादा फरीदाबाद का क्या चल रहा है, करवाया आपने, और गुड़गांव का 1 साल हो गया, और 2 साल से ज्यादा मानसर नगर निगम का हो गया। है नहीं जवाब आपके पास, कोई जवाब नहीं आपके पास, जवाब हो तो बता देना, कोई जवाब नहीं है, झूठे लोग आप।
ठीक है ठीक है। तंवर साहब, मैं यही चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, आपने विफलताएं गिना रहे हैं, आज कमियां गिनवा रहे हैं, लेकिन अब इन्हीं चीजों को आप किस तरह से निश्चित तौर पे हम आगे लेके जाएंगे, इन्हीं विफलताओं को गिनवाएंगे और इनको हराएंगे। ठीक है। अंश जी सर, मैं आऊंगा चौहान साहब आपके पास। अंश जी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जरा उनसे भी देख लेते हैं। एकदम युवा नेता के तौर पर, युवा प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और युवाओं का बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, कहीं की भी आप बात कर लीजिए, खासतौर पर मैं एमपी की बात करूंगा यहाँ पे। क्या लगता है अंश जी, वो युवाओं का फैक्टर बहुत बड़ा रहा? आप भी युवा हो और आपकी भी सोच और युवाओं की सोच कहीं ना कहीं एकदम एक जैसी होती है। कहाँ कमी रह गई, कहाँ मतलब ये तस्वीर कैसे बन गई? आपकी सोच कहीं नहीं थी? बड़े बड़े आपके जो तमाम दिग्गज नेता हैं, सबने ये कहा था कि हम सब जगह सरकार बनाना, लेकिन यहाँ तो आपके खुद के गढ़ नहीं बचा पाए। देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप देखेंगे कि जो चुनाव का नतीजा रहा, वो इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, उसको कबूल करने में कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि हमारी कमी रही होगी कि हम जनता को व्यापम घोटाले के बारे में, पटवारी घोटाले के बारे में नहीं बता पाए। शायद हम वो युवाओं को नहीं बता पाए कि किस प्रकार से आज जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको मजबूरन हारे मन के साथ चुनाव लड़ना पड़ रहा था, और उनको जिन्होंने ये सोच के बैठे हुए थे कि भैया हम तो 8 रैलियां करेंगे, जिसमें से 5 जो है हम हेलीकॉप्टर से करेंगे, 3 हम गाड़ी से करेंगे रोड शो। तो जो हारे मन के साथ वो चुनाव लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं हम जनता को ये नहीं बता पाए, कहीं ना कहीं हम जनता को ये नहीं बता पाए कि केंद्रीय मंत्री जो थे उनके बेटे जो है वो कई हजारों करोड़ के घोटाले करके बैठे हुए, कई हजारों करोड़ रुपए के रिश्वत की पैसों की लेन देन की बात हो रही थी। कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, कहीं ना कहीं हम वो जनता के बीच में लेके जाने में कहीं ना कहीं असफल हो पाए थे। कहीं ना कहीं हम जनता को ये नहीं बता पाए कि आज इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और वो भी मोदी जी की देन है। वो भी मोदी जी ने कहा था, ये भी मोदी जी की ही गारंटी थी, जिसकी बात आज भाजपा के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी। ये मोदी जी की गारंटी थी कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे युवाओं को। ये मोदी जी की गारंटी थी कि 15 लाख रुपए हर करोड़ 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में आएंगे। शायद वो जनता को हम बताने में शायद इतने कामयाब नहीं रह पाए थे। तो आज हम विपक्ष में बैठकर जो हम भूमिका निभा रहे हैं पिछले 20 साल से, वो भूमिका जारी रखेंगे। और ये बात कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी कि 2018 की जो सरकार है, 2018 की सरकार जो है वो चोरी की सरकार थी। उस टाइम पे जो मैंडेट था वो तो कांग्रेस के पक्ष में आया था, तो वो लेकिन नहीं समझा पाए आप कि चोरी से हुआ है सब ये सर। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो बात है, कहीं ना कहीं हम इस चीज में असफल रहे हैं। और अब तेलंगाना की जीत की बात हो तो तेलंगाना जीत का जश्न भी मनाया जाएगा, और जो बाकी के 3 राज्य हैं इसमें कहां हमारी कमी रही थी, इस चीज पर मंथन भी किया जाएगा। हमारे नेता जो है वो इस चीज पर देखेंगे कि और आगे की रणनीति को उस हिसाब से तैयार करेंगे। चलिए, लेकिन उसमें अंश जी आप एक चीज देखिएगा, ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं शायद वो मिलता जुलता ही होगा। देखिए, बीजेपी एक प्रोजेक्ट ये लेकर चलती है कि उनका एक परिवार है बीजेपी, और वो पूरे परिवार को लेकर आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस एकजुट क्यों नहीं हो पाती है? देखिए, मैंने बाकी के भी जो कांग्रेस प्रवक्ता थे वो आए थे यहाँ पर, मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि बिखराव एक बड़ा फैक्टर है, क्या कांग्रेस उस बात को समझती है या आप मानती है उस बात को? देखिए, बिखराव क्या राजस्थान में नहीं था? क्या वसुंधरा राजे जी जो एक मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जो राजस्थान भाजपा की एक बहुत बड़ा चेहरा है, क्या वहां पर उनको नजरअंदाज नहीं किया गया था? जब वहां पे वो अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हैं, उनके बगल में वसुंधरा राजे जी खड़े हैं, वसुंधरा राजे की हाथ से किस प्रकार से वो खींच लेती है? मास्टर स्ट्रोक खेला इन्होंने, सीएम का नाम प्रोजेक्ट ही नहीं किया तीनों राज्यों में। इस नाम को लेकर ना हलचल हुई पार्टी में, ना कोई प्रोजेक्ट किया गया। अब उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला है शायद। तो प्रोजेक्ट तो हमने भी नहीं किया था चेहरा। सर, आपस में लड़ाई चल रही थी, देखिए आप शुरुआत में देखिए, नहीं आप ये देखेंगे सरकार बनी, अशोक गहलोत सचिन पायलट हो गए। अब अगर मध्य प्रदेश में सरकार आती है तो वहां पे दिग्विजय आ जाते हैं, कमलनाथ आ जाते हैं, चलिए सिंधिया तो अलग हो गए। फिर अगर छत्तीसगढ़ में टीएस बाबा आ जाते हैं, भूपेश बघेल आ जाते हैं, गिरीश देवांगन आ जाते हैं। ये है जो आपस में ये बताते हो, ये खुलकर चीजें आती हैं, ये पार्टी तक ही सीमित नहीं होती। तो आप ये देखेंगे ना, तो राजस्थान में उनके पास चेहरा कौन था? राजस्थान में चेहरा कौन था भाजपा के पास? आपने सारे के सारे तो केंद्र पहले से कह रहे हैं सर, हम तो मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा उनको खुद को ही नहीं पता था। वो कौन वहां पे बनेगा? वसुंधरा राजे जी बनेंगे कि जो केंद्रीय मंत्री तो उन्होंने उतारे मैदान में वो बनेंगे? वो अपने केंद्रीय मंत्री पद का वो चुनाव छोड़ेंगे या वो पद छोड़ेंगे या फिर वो चुनाव लड़ेंगे? और उन्होंने कहा कि मोदी जी के हम चेहरे पे चुनाव लड़ रहे थे।
भैया मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी अपने क्या प्रधानमंत्री पद को छोड़ के वो सीएम का चेहरा लड़ रहे हैं क्या, सीएम के उम्मीदवार बन रहे हैं क्या? इस प्रकार से तो उन्होंने चुनाव ऐसे लड़ा था मोदी जी ने कि भैया जैसे मोदी जी ही वहां पे सीएम कैंडिडेट है। भैया आप देखेंगे वहां पे सर, फिर इसमें बुराई क्या? एक बात बताइए, अगर कोई चाहता है कि हर स्टेट में उसका दबदबा बना रहे, आप भी करिए। आपकी तरफ से क्या नहीं किया? राहुल गांधी जी को आप भी तो प्रधानमंत्री की तरह प्रोजेक्ट करते थे कभी, अभी अब का मुझे पता नहीं, क्योंकि अब तरह तरह के बयानबाजी अलग अलग नेताओं से आपसे आती रहती है। प्रियंका गांधी जी अपने आप में एक बड़ा चेहरा है आपके, ऐसा थोड़ी ना है, वो भी लोग वहां पे थे, वो भी अपना प्रचार कर रहे थे उसी तरीके से। प्रचार करने में अंतर होता है और चेहरा इस प्रकार से आप पूरा कर रहे हैं कि भैया मैं ही सब कुछ हूं। राहुल जी आए, एक सेकंड, राहुल जी आए, प्रियंका जी आए, खड़गे जी आई, वो आए, लेकिन उस पे मंच पे सीधा लोकल चेहरों को वक्तव्य उनको वो महसूस कराया गया था कि भैया उनकी भी कोई इंपॉर्टेंस है। ये नहीं कि भैया एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा है उस पे प्रधानमंत्री जी की शक्ल है, और जो अभी प्रेजेंट के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनका तो चेहरा कहीं ढूंढे से भी नहीं मिल रहा, दूरबीन लेके घूमेंगे तब भी उनका चेहरा नहीं दिख रहा। तो वो मोदी मैजिक तो लेकिन सब बोलेंगे ही। एक चीज और है, उसका परिणाम क्या होता है कि अब जनता ये चाहती है स्थिर सरकार, उनको अभी कांग्रेस पर भरोसा नहीं है कि कांग्रेस हमें स्थिर सरकार देगी। वो बीजेपी पर इसलिए भरोसा जता रही है, इस चीज पर भी शायद कांग्रेस को मंथन करना होगा। अमित जी इस चीज को बेहतर समझा पाएंगे। अमित जी चलिए अब बारी आती है कि बीजेपी ने सीएम कार्ड नहीं खेला या सीएम के नाम का कोई ऐलान नहीं किया या सीएम चेहरा कुछ उन्होंने नहीं चुना, क्या इसका फायदा मिला इस बार के चुनाव में? जी देखिए, सबसे अहम बात जो अभी वत्स कह रहे थे कि इस प्रकार से चेहरा नहीं रखा गया, वहाँ हमारे में भी बिखराव है, वहाँ भी बिखराव है, लेकिन वहाँ बिखराव में विस्फोटक जीत भी है। आप इसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? उस विस्फोटक जीत को, उस बड़े जनादेश को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहाँ चेहरा था या नहीं इसका कोई मैटर नहीं है, वहाँ चेहरा अब कौन आएगा इसका मैटर है कि अब चेहरा ऊपर से शीर्ष नेतृत्व किसे डिसाइड करता है, किसे देता है। मैं बार बार पहले भी मैं जब रुझान आ रहे थे सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं, तब भी मैं कह रहा था कि 2018 में एक नारा बड़ा पॉपुलर था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। तो इस तरह का जब नारा था उस समय वसुंधरा को पीछे किया गया। उसके बाद से 5 साल जब तक सरकार चलती रही है कांग्रेस की, वसुंधरा को किसी न किसी मौके पर हाशिए पर रखा गया। इस चुनाव में भी रखा गया था। 15-20 दिन पहले उस वसुंधरा राजे को आगे लाया गया और पार्टी जब अपना संकल्प पत्र रख रही थी उस दौरान भी मैं मौजूद थी। हालांकि किस तरह से अनमने ढंग से मौजूद थी या नहीं एक अलग बात है। इस तरह की बातें सभी पार्टियों में रहती हैं, अभी भी चल रही है बातचीत कि किसे आगे लाया जाएगा। अभी भी जो सूचनाएं मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है ओम माथुर, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। देखने वाली बात होगी किसे चेहरा चुना जाएगा। और मध्य प्रदेश में भी इस तरह की स्थिति है। वहां शिवराज सिंह चौहान को, हालांकि आपका कहना दुरुस्त है कि उन्हें कहीं ना कहीं पीछे रखा गया उस समय तक, लेकिन जनता से जो जुड़ाव शिवराज सिंह चौहान का था उसी के बलबूते कहीं ना कहीं जीत मिली है। और साथ साथ एक मजबूत काडर जो भारतीय जनता पार्टी का रहा, उसकी वजह से भी, चाहे केंद्रीय नेताओं को उतार दिया गया हो, कैलाश विजयवर्गीय पहले से ही इस बात को लेकर नाराज भी दिखे थे शुरू में कि उन्हें इसमें यहाँ वोट मांगने के लिए विधानसभा में उतरना पड़ रहा है। इस तरह की बातें कही गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद चाहे मोदी मैजिक चला, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रवक्ता इस बात को स्वीकार करता है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब देखने वाली बात होगी कि दूसरी जगह जहां चेहरे होते हैं वहां भी कहां जीत मिल पाती है। किसी को चेहरों से जीत नहीं मिलती। कई मुद्दे होते हैं, कई राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। यहाँ लोकल मुद्दे कहीं हावी रहे, तेलंगाना में लोकल मुद्दे हावी रहे, वहां के अपने मुद्दे थे और वहां कुछ इस प्रकार का जो लोगों की बीआरएस से नाराजगी थी उसे इसलिए खामियाजा भुगतना पड़ा। छत्तीसगढ़ में सब कुछ ही था, प्रचार भी था, बघेल का चेहरा भी था और योजनाओं की गारंटियां भी थी। अशोक गहलोत का भी चेहरा था, योजनाओं की गारंटियां थी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने चेहरा नहीं दिया। कांग्रेस के चेहरे तो तैयार ही थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा नहीं दिया। राजस्थान के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में फिर भी उन्हें जीत मिली। तो यह मंथन की बात है। इस कमियों को कांग्रेस अपनी कमियों के लिए उसकी समीक्षा किस रूप में करेगी, उसकी जिम्मेवारी किस पर डालेगी, योजनाओं पर डालेगी या
अपने शीर्ष नेतृत्व के प्रचार में कमी को डालेगी या किस रूप में डालेगी, ये देखने वाली बात है। और एक और बड़ा फैक्टर मैं इसकी चर्चा जरूर करना चाहूंगा, जातीय मतगणना का एक कार्ड जरूर खेला गया था, वो भी इस चुनाव में मुझे धराशायी होता हुआ नजर आया है। यह सबके लिए मंथन की बात है कि जातीय मतगणना का कार्ड आखिरकार पहले क्यों खेला गया, क्या चुनावी बेनिफिट उससे मिलने वाला था, और आखिरकार वो अब जातीय मतगणना का कार्ड विफल साबित हुआ है। चाहे राजस्थान की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वो कहीं नजर नहीं आया। दूसरे तमाम मुद्दे तो रहने वाले ही थे। चलिए, एक तिवारी जी, एक मुझे बड़ा अपडेट देना है इस वक्त, बहुत बड़ा अपडेट, क्योंकि लगातार हम दे रहे हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। टोंक से सचिन पायलट की शानदार जीत। जी हाँ, ये पहले से ही कहा जा रहा था, क्योंकि देखिए ये हॉट सीट हमने आपको बता रखी थी, और ये हॉट सीट में टोंक भी एक हॉट सीट थी, सचिन पायलट इसकी वजह थे, और सचिन पायलट की जीत हो गई है। तो ये अब जितने भी हम सुबह से बता रहे हैं कि रुझान, अब उसमें आपको बता दें कि ये नतीजे आने लग गए हैं, और नतीजों में अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। बड़े बड़े चेहरों के बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं, और सचिन पायलट की जीत हो गई है। तो ये बड़ा अपडेट, और लगातार हम आपको ये बता रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से भी कि कहां कहां पर कितना कितना अब जो नतीजा है वो आना शुरू हो गया है। हालांकि और 2-4 घंटे की बात है, बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी, नतीजे बिल्कुल आ जाएंगे। रुझान तो हम लगातार आपको बता ही रहे हैं, और उसके हिसाब से ही हम बात भी कर रहे हैं। चुनाव परिणामों में अब कोई खासा परिवर्तन नहीं होना। हालांकि कुछ सीटों की जहां कम मार्जिन वाली सीटें हैं, वहां से कुछ अच्छी बुरी खबरें आ सकती हैं प्रत्याशियों के हिसाब से। सचिन पायलट भी एक बार की पीछे हो गए थे, अब चुनाव जीत गए हैं, उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी पूरे 5 साल में नाराज रहे, उस वजह से सरकार को, जो अशोक गहलोत को कई जगह नुकसान उठाना पड़ा, कई जगह उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा, कई योजनाएं थी इस वजह से, और पेपर लीक कांड है। भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम मुद्दों को भुनाया जरूर था जमीनी स्तर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखने वाली बात है कि किस प्रकार से समीक्षा होती है। अभी भी खबरें आ रही है कि INDI अलायंस की एक बार फिर बैठक बुलाई गई है, ताकि 2024 के लिए तैयारियां की जाए। 6 दिसंबर को इस प्रकार से उन्हें आमंत्रित किया गया है सारे सदस्यों को। तो देखने वाली बात है कि हालांकि तंवर साहब कह रहे थे कि INDI ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन लड़े या ना लड़े, ऐसी ही स्थिति एनडीए की भी रही है। एनडीए में भी जो घटक दल है जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, हरियाणा में उनके साथ अलायंस में है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, लेकिन राजस्थान में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाकर वोट मांगा था। तो स्थितियां कई जगह कैसी रहती हैं। INDI के लोगों ने भी एक दूसरे के खिलाफ वोट मांगा, यहाँ अलायंस उतरा ही नहीं था। यहाँ से बहुत ज्यादा मंथन की जरूरत है तिवारी जी। मैं आ रहा हूँ बिल्कुल चौहान साहब, मैं चलिए आप मुझे पता है इन सबके जवाब तो दोगे ही, लेकिन मैं एक साउथ के लिए भी प्लान सोच रहा था कि आप लोगों का साउथ के लिए क्या प्लान है अब, क्योंकि चलिए ठीक है। देखिए मैं तो 40 मिनट से मैं तो इंतजार कर ही रहा हूँ। आप मुझे अवसर देंगे कुछ कहने का। जब गैस ज्यादा होते तो हो जाता है ऐसा। हाँ, मैं ये 2-3 बिंदु जो आए हैं उस पर अपनी बात रखना बहुत जरूरी समझता हूँ। एक तो जो हालांकि अमित जी ने वो बात छेड़ दी, जो तंवर साहब कह रहे थे कि ये चुनाव परिणाम घमंडिया या इंडिया अलायंस जिसको कहते हैं, जिसको ये इंडिया कहते हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है जनता की, जनता का उस पर कोई उस पर चोट नहीं है। आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। नहीं, गलत व्याख्या मत कीजिए। मैंने ऐसा नहीं कहा। सुन लो भैया, क्यों सुन ले, क्यों सुन ले भाई? दिमाग जब जो चीज मैंने कही नहीं, जो विषय मैंने कहा नहीं, बदतमीजी करते हो। शांति, अरे नहीं, गलत नहीं, गलत व्याख्या नहीं। मैंने क्या कहा था वो सुनिए। मैंने ये कहा था कि मैंने कहा क्या था, हो सकता है सर इधर गलतफहमी हो गई, इधर से नहीं बात दोहरा देते, सुन लो, बात दोहरा देते, बहुत दोहरा देते। आप सर एक लाइन में बात दोहरा दो, मुझे मेरी बात कहलाने दीजिए। आपकी बात मैं मना ही नहीं कर रहा, काट ही नहीं रहा हूं, लेकिन उनकी बात आप विषयों को पहले समझा करें। मैंने ये नहीं कहा जो व्याख्या आप कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन एक होके नहीं लड़ा, अलग अलग लड़े। आप कुछ और कह रहे हैं, और ये आपकी बड़ी गलत आदत है। वही ना सर, क्लियर। अब चौहान साहब, अब आप बात पूरी करिए, शांति से करिए, मैं सबको पूरा समय दे रहा हूं,
आप बिल्कुल ये शिकायत मत करिए कि समय किसी को, आपके पास समय है, अब आप अपनी बात करिए भाई। कैसे शांति आप होती ही नहीं, आप मेरे बीच में बोलते रहे बार-बार तमीज से। मैं तमीज से बात चाहिए, कमाल की बात है भाई, मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी साहब? बड़ी बढ़िया डिबेट चल रही है, बात कर रहे हो? नहीं, आपको सबक लेना चाहिए बातों से। अरे आपको सबक लेना चाहिए, इतने वरिष्ठ आदमी है, फिर इस तरह की बात करते हैं, गलत व्याख्या करते हैं। आपको हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ आपको है। तो थोड़ा गलत व्याख्या आपने करी है और करेक्ट करना मेरा काम है। ठीक है, आप करिए, कर दिया करेक्ट। अगर इन्हीं को अगर आपने पेड़ स्लॉट दे रखा है तो इन्हीं की सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूँ इतनी देर, बीच में बोल रहे हैं, फिर सुनेंगे उनको। क्या होता है पेड़? क्या पेड़ होता है? सर ये मैं व्याख्या कर दूं, फायदा है। एक बात बताइए, आज हम बात कर रहे हैं, इतने मुद्दे की बात है, देखिए कुछ आपके पास और आप रोक नहीं रहे। यू हैव नथिंग टू से अबाउट आम आदमी पार्टी। संयम के साथ बात कीजिए, सभी को संयम से कितनी देर से बैठा हूं आपने देखा है? मैं समझ रहा हूं, मेरा समझ रहा हूं, मेरे बोलना शुरू होना चाहिए और आज तो आपको बड़ी अच्छी बातें करनी चाहिए। सही बता रहा हूं, अच्छी बात हो। एक बात बताओ, बदतमीजी कर रहे हो मिस्टर तंवर। टोक दिया सर, मैंने टोक दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप नफरती बात करते हैं। ठीक है, ठीक है कंवर साहब। देखिए मेरे पॉलिटिकल एडिटर भी यहाँ पर बैठे हैं सर, ठीक है, बड़ा कम मौका मिलता है जब मैं इनको स्टूडियो में बुलाता हूँ। मैं अगर आपको लगता है कि मुझसे आपको परेशानी है तो मैं चला जाता हूँ। परेशानी किसी से नहीं है सर। आप अपने आप को कंटिन्यू कीजिए, संयम के साथ बात रखी जा रही है। भद्देपन की इंतहा हो रही है, आप सुन नहीं रहे। हाँ सर सुनाइए आप। मुझे मेरी बात शुरू होने से पहले ही अगर दखल देना शुरू कर दोगे तो बताइए बात कैसे कहूंगा। मैं बहुत विनम्रता से अब आप अपना कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि तंवर साहब, जब मैंने ये कहा कि ये चुनाव परिणाम घमंडिया या इंडी अलायंस जिसको हम कहते हैं उस पर भी चोट है, तो इन्होंने कहा कि हम तो लड़े ही नहीं, हम तो इकट्ठे लड़े ही नहीं। अरे भाई यही तो चोट है। घमंडिया बनने के बाद ये पहला अवसर था जब इन लोगों के पास एकजुट होकर अपने उस मकसद को हासिल करने के प्रयास करने का अवसर था। तो आपको तो खुशी है इस बात की? फिर बीच में बोल रहे हैं ना, अब रोकिए इसको। चौहान साहब को कंटिन्यू कर, कुछ नहीं कंटिन्यू कर लेंगे। चौहान साहब कंटिन्यू कीजिए। आपको तो खुशी है, इसे कहते हैं बदतमीजी। इस बात की एक बार बात पूरी नहीं, बात पूरी हो जाने दी। तंवर साहब मुझे आपके पास चौहान साहब कंटिन्यू। ठीक है, आ रहा हूं। हाँ जी, चुनाव लड़ने से इनको, इकट्ठे होकर चुनाव लड़ने से इनको किसी ने रोका नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने के लिए 40 चोरों का गिरोह इकट्ठा हुआ है। जब पहला अवसर आया हमारे सामने खड़े होने का, मैदान में उतरने का, वो भी बता दो। जो 38 चोर है वो भी बता दो। आपको पूरा मौका मिलेगा बीच में। महाबदतमीज इंसान को आपने बिठाया हुआ है। अच्छा, यू विल डिसाइड। ठीक है तंवर साहब, विल यू डिसाइड? ठीक है चौहान साहब कंटिन्यू कीजिए। कोई बात मैं चाहता हूं सर, देखिए अरे कैसे कंटिन्यू होगा भाई जब आपका नियंत्रण गलत बोलेंगे, गलत बोलेंगे सुनेंगे, नियंत्रण गलत बोलेंगे सुनेंगे। आपको पूरा मौका मिलेगा, आप अपनी बात रखिएगा। अमित भाई, अगर सचमुच मुझे ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को ठेके पे दे दिया आपने आज का आधा घंटा। अरे चौहान साहब कर रहे हो आप, जब बोलने के लिए ना हो, जब सवालों के जवाब ना हो, जब विफलताओं पे कोई बात नहीं आपके पास, इसलिए आप आरोप लगा रहे हैं क्या? निश्चित तौर पे यू हैव टू, यू हैव नथिंग टू से ऑन माय पॉइंट। ठीक है सुखबीर तंवर, लौटूंगा आपके पास। अभी फिलहाल बसंत बात कर रहा हूँ। ठीक है वीरेंद्र चौहान, देखिए जिस तरीके से 3 राज्यों में सरकार बन रही है आपकी, मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए। हाँ ठीक है, बात रखिए वीरेंद्र जी। मैं ये कह रहा हूं कि इन 3 राज्यों में या 5 राज्यों में घमंडिया को एकजुट आकर लड़ने से किसी ने रोका नहीं था। अच्छा, जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए थे उस मकसद का पहला प्रयोग इन चुनावों में ये कर सकते थे, लेकिन जैसे ही चुनाव आया तो स्वार्थ के कारण इकट्ठा हुए लोग अलग अलग लड़ते दिखाई दिए। ठीक है, और नतीजा आपके सामने है। एक बात ये। दूसरा, इस अलायंस ने और इस अलायंस की मुखिया कांग्रेस ने जातिगत और जनगणना की बात, उसको जितने जोरदार ढंग से मध्य प्रदेश में खास तौर पर राजस्थान में उठाया था, राहुल गांधी और उनकी बहना दोनों के दोनों चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर बात कर रहे थे। ठीक है,
जातिवादी खेल खेल रहे थे, इन चुनावों में उस कांग्रेस के उस जातिवादी खेल पर भी करारी चोट हुई है। इनका शिगुफा, उसका गुब्बारा फूट गया है। एक सवाल मैं तंवर साहब से पूछना चाहता हूं। ठीक है, ये हम पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, इनका राइट है, डेमोक्रेसी है, लगा सकते हैं। इनसे तो हम ये पूछना चाहते हैं कि मिस्टर तंवर, जिस कांग्रेस को आपके नेता अरविंद केजरीवाल कल परसों तक सबसे बड़ा चोर बताते थे, वो कांग्रेस एकाएक दूध से धुली हुई, अमृत से धुली हुई कांग्रेस, साफ सुथरी कांग्रेस कैसे हो गई? और अगर वो साफ सुथरी कांग्रेस नहीं है तो आप उससे चिपटे हुए और चिपके हुए क्यों हैं? तो जो पार्टी इस तरह का दोहरा चरित्र रखती हो, ठीक है, जो पार्टी हरियाणा के मामले में भी, एक वाक्य, हाँ जी, हरियाणा के मामले में भी जिस पार्टी का खुले में दोयम दर्जे का चरित्र हो, दोहरा चरित्र हो, जो पंजाब में खड़े होकर यह कहती हो कि एक बूंद हरियाणा के लिए पानी हमारे पास नहीं है SYL का, और हरियाणा के लोगों के बीच में आकर के वोट मांगने की बात करती हो, उस पार्टी के लिए हरियाणा की जनता के मन में लेश मात्र, रत्ती भर, इंच भर जगह बताइए कैसे हो सकती है? ठीक है, आम आदमी पार्टी यानी शिक्षा में ढकोसला, अरे नहीं, दारू घोटाला, सुखबीर तंवर आपके पास लौटूंगा मैं। सुखबीर जी आपके पास लौट रहा हूं मैं। सुखबीर जी पूरा घोषणा पत्र पढ़ के गए, जो सवाल आपसे किया गया आपके पास मैं लौट रहा हूं, आपके पास सुखबीर तंवर को दर्द हो रहा है, उसका इलाज बिल्कुल शिक्षा के नाम पर। ठीक है सुखबीर जी, आपके पास लौट रहा हूं मैं, जवाब लूंगा आपसे। सुखबीर जी बस मुझे जवाब दे रहा हूं। अंतिम बात मुझे आखिरी बात पूरी हो गई आपकी। शिक्षा के नाम पर नहीं, दो वाक्य और बोलने, बस 2 वाक्य सर। इन्होंने शिक्षा, इन्होंने दर्द होता है ना, सच में दर्द होता है, दर्द होता है, अभी जवाब दे देना, कोई नहीं। शिक्षा 2 वाक्य सर आपके। शिक्षा के नाम पर ढकोसला, दारू की नीति में घोटाला, विज्ञापन पर जोर और झूठे नारों का शोर, ये आम आदमी पार्टी की पहचान है। हरियाणा में इनको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, जैसे राजस्थान में नहीं मिला, जैसे मध्य प्रदेश में नहीं मिला, जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, जैसे उत्तराखंड में नहीं मिला, ठीक है, जैसे गोवा में नहीं मिला। 2 बातें आपने कही थी, हरियाणा में भी समय ज्यादा हो रहा है, आपके पास वापस लौटूंगा मैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अंशवत, सुखबीर आपसे भी जवाब लूंगा मैं, तैयार रहिएगा अपने जवाब के साथ। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अंशवत से अंश, देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय के बीच में आंतरिक कलह नजर आई, और अशोक गहलोत के बीच और साथ ही सचिन पायलट के बीच 4.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेली है कांग्रेस ने, भारी पड़ी है क्या इन दोनों राज्यों में? और छत्तीसगढ़ में तो पूरा ही खेल पलटता नजर आ रहा है। और इसमें ऐड में ये कर रहा हूं कि ये बार-बार सवाल घूम फिर के इसीलिए आ रहा है क्योंकि इस पर आपको मंथन करने की जरूरत है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भाजपा के प्रवक्ता ने इंडिया अलायंस को लेकर कहा था, तो उनको ये सबसे पहले जानने की जरूरत है, इंडिया अलायंस जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर, वो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ठीक है, ना कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इन्होंने जो बात करी थी जातिवाद की, जो राजनीति की, ठीक है, तो इन्होंने क्या कर्नाटक के चुनाव में क्या हिंदुत्व का अपना कार्ड नहीं चला था, जो पूरा प्रधानमंत्री ने हर रैली में, अपने हर भाषण में शुरुआत में जय बजरंग बली, जय बजरंग बली के नारे लगवाए थे। तो हमारा मेन प्लैंक है, का अपमान हो गया। हिंदुत्व तोड़ता नहीं, जोड़ता है। एक सेकंड, आपने क्या, एक सेकंड, आपने जो वो बात करी थी, हिंदुत्व जातियों में नहीं बांटता, हिंदुत्व जोड़ता है, हिंदुत्व जोड़ता है, लड़ रहे थे पहला, हिंदुत्व जोड़ता है, मेरे बीच में हिंदुत्व बांटने वाली बात नहीं है भैया, उन्होंने कह दिया अपनी बात। अब ठीक है जॉन साहब, बस करिए आप बस अपनी बात। तो उन्होंने तो कर्नाटक में पूरा उन्होंने करा था कि भैया जय बजरंग बली, उन्होंने पूरा जो बजरंग बली के आधार पर जो चुनाव लड़ा था, क्या ये मानते नहीं है कि उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति करी थी कर्नाटक के चुनाव में? और इन्होंने जो करते हैं और करेंगे भाई, क्या सवाल कर रहे हो अंश? क्या आपको मालूम नहीं है? हमें हिंदुत्व पर शर्म नहीं आती, हमको राम के नाम पर, राम का नाम लेने में शर्म नहीं आती, हमको मंदिर की बात करने में शर्म नहीं आती, आपको आती है। कि भैया ये हम चोरों की पार्टी के राम के नाम पर शर्म, क्या ये मानते हैं शर्म आती है महेश का नाम लेने में, आपको शर्म आती है श्री कृष्ण का नाम लेने में?
वो भ्रष्टाचारी दीजिए सर, आधी बात रह जाती है, मजा नहीं आता भाई, हमको तो नहीं आती है। शर्मा, अजीत पवार जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई है, वो भ्रष्टाचारी है, क्या ये बात स्वीकार करेंगे? और अगर है वो भ्रष्टाचारी तो उन्हें क्यों उन्होंने उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई? दूध के धुले हुए थे, इस चीज का जवाब दो। यहाँ थे तो दूध के धुले हुए थे क्या? नहीं, पहले आप ये चीज स्वीकार तो करो, आप ये बात स्वीकार तो करो कि हेमंत बिश्व शर्मा और अजीत पवार क्या भ्रष्टाचारी है? अगर है तो भ्रष्टाचारी नहीं थे। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी से सुखबीर तरफ देखिए, 1 मिनट का समय है, उसके बाद ब्रेक के लिए मुझे बोल दिया गया, जल्दी बात रखिएगा सुखबीर जी। देखिए, जब इंडिया अलायंस ने ये विधानसभा के चुनाव एकजुट होकर लड़े ही नहीं तो फिर वीरेंद्र जी का प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। और शिक्षा पे निश्चित तौर पे वैश्विक मॉडल है, आप लाख लांछन लगाएं। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की तरफ जो भी हमें मिला है, हम इसको बहुत हृदय से स्वीकार करते हैं। निश्चित तौर पे आज आपकी विफलताएं केंद्र के स्तर पे गिनाने का पुनः विषय है। आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, कहां गई महंगाई? अब बेरोजगारी में 2 करोड़ प्रतिवर्ष की बात करी थी, 2 लाख भी नहीं दे पाए और जितना रुक गया भाई। और जिस प्रकार से आपने अग्निवीर में जो 70-80 हजार का रोजगार था वो 10-12 हजार और कृषि में स्वामीनाथन चौहान साहब सुनिए, इस तरह ये ब्रेक हुआ, आपको रोका अच्छा नहीं लगा था, मैं इनको नहीं रोकना चाहता, ब्रेक का समय हो रहा है, बिल्कुल ब्रेक का समय हो रहा है। चलिए ठीक है, वापस लौटेंगे, चर्चा लगातार हमारे साथ बने हुए, सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। फिलहाल वक्त है बहुत छोटा सा ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं, देखते रहे हरियाणा। ब्रेक के लिए